नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत कक्षा 11 के अध्याय पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन द अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सब विद्यार्थियों को पृथ्वी पर जीवन और जैव मंडल से संबंधित विभिन्न तथ्यों से अवगत कराना है। जैव मंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और स्फीयर, यानी जैव मंडल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे, प्राणी और उनके चारों ओर के पर्यावरण के आपसी संबंध को बायोस्फीयर कहते हैं। जैव मंडल की सर्वप्रथम संकल्पना आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के विद्वान जो भूवैज्ञानिक रहे हैं, एडवर्ड स्वेस, उन्होंने इस संकल्पना का शुरुआत की थी। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है एडवर्ड स्वेस, ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक। जैव मंडल वास्तव में यानी बायोस्फीयर जो है, पृथ्वी पर एक ऐसी पतली सी लेयर होती है जो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का सम्मिलित रूप होता है। जहाँ जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन है वो सब हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर बायोस्फीयर जो है समुद्र की तली से यानी वाटर लेवल से 11,034 मीटर गहराई तक यानी मैरियाना गर्त तक, वायुमंडल में लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई तक और सतह के नीचे यानी ज़मीन के अंदर लगभग 300 मीटर की गहराई तक जीवन मौजूद है। अभी वैज्ञानिकों ने इन सब हिस्सों में जीवन की खोज की है, यानी यहाँ पर बायोस्फीयर पृथ्वी पर उपलब्ध है। जैवमंडल का विकास जो है करोड़ों लाखों वर्षों में हुआ है। सामान्य रूप से पृथ्वी पर दो प्रकार के बायोस्फीयर्स मिलते हैं। एक होता है वनस्पति जगत यानी फ्लोरा, दूसरा होता है प्राणी जगत यानी फना। वनस्पति जगत के अंदर सभी प्रकार के पेड़ पौधे शामिल होते हैं, जबकि प्राणी जगत के अंदर सभी प्रकार के जीव जंतु तथा स्वयं मनुष्य इसमें शामिल है। जैवमंडल का विकास एक कोशीय विषाणु से हुआ था और सबसे बड़े जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव व्हेल तक का इतिहास इसके अंतर्गत रहा है। लघु एवं क्षुद्र पादपों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक करीब 50 लाख से 10 करोड़ जातियों का पृथ्वी पर आज तक जीवित होने का अनुमान लगाया गया है। अब तक इनमें से लगभग 15 से 17.5 लाख जीवों का ही नामकरण वैज्ञानिक कर पाए हैं। स्वयं मनुष्य भी होमोस्पीशियस प्रजाति का जीव है। समय के साथ साथ हमारा उद्विकास हुआ और हम जो है अपने आप को विकसित कर पाए। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान होता है। भौतिक पर्यावरण और जीवों के बीच घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी इकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों ओकियोस और लोगोस से मिलकर बना है। ओकियोस का मतलब होता है निवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी इकोलॉजी के अंतर्गत हम किसी स्थान विशेष पर रहने वाले पेड़ पौधों, मनुष्य, जीव जंतुओं और उसके पर्यावरण की दशाओं के साथ साथ उन सब का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी जो शब्द है यानी इकोलॉजी जो शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग 1896 के अंदर अर्नेस्ट हैकल नाम के विद्वान ने किया था। ये हैं श्री अर्नेस्ट हैकल। जबकि इकोलॉजी शब्द का जो हमारे लिए देन है वो 1868 में रिटल ने इसको
अध्ययन के रूप में दिया। ये है मिस्टर रिटर। नेक्स्ट आता है पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पर्यावरण और वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के जो अंतर संबंध हैं, आपस में क्या उनका कोरिलेशन है, वो पारितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। पारितंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए ये एक गांव का छोटा सा तालाब भी हो सकता है, जबकि ये अमेज़न जैसे बहुत बड़े वर्षा वन भी हो सकते हैं। एक महासागर या पूरा का पूरा संसार भी स्वयं एक पारितंत्र है। तो कहने का भाव ये है कि इकोसिस्टम जो है वो बहुत छोटे से छोटा या बहुत बड़े से बड़ा या समस्त पृथ्वी भी स्वयं एक इकोसिस्टम है। पारितंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। नेक्स्ट आता है पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पर्यावास के अनुसार, हैबिटेट के अनुसार हम इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र। दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को हम आगे और सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसको हम जीवोम कहते हैं। जीवोम वास्तव में पौधों और प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। विभिन्न जीवोम की रचना जो है जलवायु, धरातल या रिलीफ या ऊंचावच, वहाँ की मिट्टी और वहाँ के जीव मिलकर करते हैं। विश्व के अंदर जो प्रमुख स्थलीय पारितंत्र है उनमें वन क्षेत्र, ग्रासलैंड्स, इसके अलावा डेजर्ट, इसके अलावा जो टुंड्रा प्रदेश है यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र हैं, ये सब स्थलीय पारितंत्र के कुछ उदाहरण हैं। जलीय पारितंत्र को भी हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन समुद्री पारितंत्र यानी जो ओशन इकोसिस्टम में वो। सेकंड वन होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ताजे जल के पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय क्षेत्र, इसके अलावा तटीय प्रदेश, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी, इसके अलावा परवाल भीतियाँ यानी कोरल रीफ, ये सब जो है समुद्री पारितंत्र का हिस्सा है। ताजे जल के पारितंत्रों में झील, तालाब, कच्छ यानी दलदली क्षेत्र, ये सब शामिल होते हैं। पारितंत्र के प्रमुख घटक, एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक और एबायोटिक। जैविक घटकों के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा उनके मृत अंग शामिल होते हैं। कार्यशीलता के आधार पर जैविक घटकों को हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, तथा सबसे लास्ट वन होता है अपघटक। अजैविक या भौतिक घटकों को हम भौतिक पर्यावरण के तत्वों के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, चट्टाने, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ गैसें भी अजैविक पारितंत्र का हिस्सा होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं। इसके साथ साथ जलमंडल के कुछ घटक, महासागर, समुद्र, नदियाँ, तालाब, ये भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का अंग हैं। पारितंत्र का एक तीसरा प्रमुख घटक होता है, दैट इज एनर्जी, ऊर्जा। और पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। सूर्य की ऊर्जा से ही जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है कि पारितंत्र की कार्य प्रणाली, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक सतर से दूसरे सतर की ओर होता है, जिसे हम फूड चेन के रूप में जानते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक समुदाय के जीवित प्राणियों का ऐसा अनुक्रमण होता है जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाकर ऊर्जा का ट्रांसमिशन अगली स्टेज पर कर देता है। यानी जैसे सूर्य का प्रकाश जो वो घास पर गिरता है, घास ग्रोथ करती है तो उसको टिड्डी खा लेती है, टिड्डी को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है, और बाद में जब इसकी डेथ हो जाती है तो डीकम्पोजर यानी अपघटक इसको खा लेते हैं और वापस वो जो गले सड़े अंश है वो जमीन में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर फूड चेन
का विकास होता है। सरल शब्दों में कहें तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन वास्तव में कौन किसको खाता है की एक सूची होती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले स्तर पर हरे पौधे होते हैं जिनको हम उत्पादक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा भूमि से जल लेकर ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल देते हैं या संचित कर लेते हैं। इस ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। इन पौधों और उत्पादकों को शाकाहारी जीव खा लेते हैं। शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि चूहे, भेड़, बकरियां, गायें, भैंस, ये सब। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला के अंदर तीसरा एक स्तर होता है जिसको मांसाहारी जानवर आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं या शाकाहारी जानवरों को खाकर जीवित रहते हैं, जिन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता या गौण उपभोक्ता कहते हैं, जैसे उल्लू, शेर, बाघ, सांप आदि। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो सर्वाहारी कहलाते हैं, यानी वो शाकाहारी को भी खा सकते हैं, मांसाहारी दोनों को ही खा लेते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बाज, नेवला आदि। इसी प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिन्हें जीवाणु कहते हैं, या वो मृत शरीरों को खाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के सभी स्तरों से प्राप्त अवशेषों या गले सड़े पदार्थों को भोजन बनाकर ये जीवित रहते हैं, इन्हें डीकम्पोजर कहा जाता है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में एक चेन सिस्टम मेंटेन रहता है। खाद्य श्रृंखलाओं को आगे जाकर हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है चराई खाद्य श्रृंखला, दूसरी होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर उत्पादक से ये शुरू होती है, यानी घास से शुरू होती है और मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। इसके बीच में शाकाहारी जीव होते हैं। दूसरी होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला, डेट्रिट्स फूड चेन। ये चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर करती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अक्षय या अपघटन शामिल होता है। नेक्स्ट आता है कि फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक रूप मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। यानी एक उदाहरण के लिए है कि मान लो जैसे एक चूहा है, वो अन्न खाता है और अनेक द्वितीय स्तर के उपभोक्ताओं का भोजन बनता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चूहा जो अन्न खा रहा है उसको सांप भी खा सकता है, उसको लोमड़ी खा सकती है, उसको बाज भी खा सकता है, कौवा खा सकता है। तो इस प्रकार से एक फूड वेब यानी ये मिक्स होता है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इस प्रकार यानी तृतीय स्तर के मांसाहारी अनेक द्वितीय स्तर के जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। ये सारा सिस्टम फूड वेब कहलाता है। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि खाद्य जाल के अंदर विभिन्न जीव विभिन्न अन्य स्तर के जीवों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा प्रवाह के 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, द रूल ऑफ 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एनर्जी फ्लो। एक वैज्ञानिक हुए हैं किंडलमान, उन्होंने 1942 में एक सामान्यीकरण प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती, यानी सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो अपने अंदर उसको संचित कर लेते हैं। उस ऊर्जा को शाकाहारी जीव खा लेते हैं तो पौधों से ऊर्जा अगले स्तर में ट्रांसमिट हो जाती है। मान लेते हैं कि जैसे घास है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खा लेता है, शेर की मृत्यु होने के बाद अपघटक उसको खा जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंच जाती है, जिसे ऊर्जा प्रवाह के 10% स्थानांतरण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि खाद्य श्रृंखला में सबकी अपनी भूमिका होती है। क्या होगा, एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक फूड चेन ले लेते हैं कि जिसमें घास है, हिरण है और शेर है। यदि इस श्रृंखला में से शेर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? हिरण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे
और हिरण इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो पेड़ पौधों का, घास का, हरे पौधों का अति शोषण करेंगे, जिससे जो हरे घास के क्षेत्र हैं वो मरुस्थल बन जाएंगे। और यदि इसी फूड चेन में से हिरण को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो शेर भूखे मरेंगे और वे गांव में घुसकर पालतू जानवरों पर, पशुओं पर या मानव बस्तियों पर हमला करेंगे, क्योंकि अब उनकी जो मुख्य भोजन हिरण है वो फूड चेन से गायब है। और यदि इसी फूड चेन में से पौधों को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि कोई भी उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी अथवा सर्वाहारी नहीं बचेगा, क्योंकि सोर्स से ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में हर जीव का अपना महत्व है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बायोमास, जीवोम के प्रकार। पृथ्वी पर 5 प्रमुख जीवोम पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट बायोमास, सेकंड वन इज ग्रासलैंड बायोमास, थर्ड है एक्वाटिक बायोमास, फोर्थ है हाई ऑल्टीट्यूड बायोमास यानी उच्च पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु, और फिफ्थ वन है डेजर्ट बायोमास, मरुस्थलीय बायोमास। सबसे पहले हम वनों का अध्ययन करेंगे। वनों को हम उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय सदाहरित वन से अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर विषुवत रेखीय प्रदेश यानी 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तर की ओर और 10 डिग्री दक्षिण की ओर पाए जाने वाले वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। यहाँ पर साल भर सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है, बहुत अधिक बारिश होती है, सवैनीय बारिश के रूप में। तो यहाँ पर वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचा तापमान बना रहता है। लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। इस कारण से यहाँ मृदा में अम्लीय पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यहाँ पर वृक्ष लंबे, घने और असंख्य होते हैं और इन वनों के अंदर दुनिया की सबसे अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। वन क्षेत्रों के अंतर्गत ये दुनिया के सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट्स हैं, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। इनके अंतर्गत जो प्रमुख वन क्षेत्र है वो अमेजॉन बेसिन, इसके अलावा कांगो बेसिन और भारत के नॉर्थ ईस्ट तथा केरल के क्षेत्र तथा इंडोनेशिया प्रमुख रूप से हैं। यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। सेकंड वन आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होते हैं जिसमें वृक्ष साल में एक बार अपने पत्ते पूर्ण रूप से गिरा देते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो औसत तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि इन क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, लेकिन यहाँ के वनों में वृक्ष कम घने होते हैं, यानी सघनता कम होती है और उनकी ऊंचाई भी मध्यम स्तर की होती है। इन वनों में भी जीव जंतुओं की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वनों में शीशम, पॉपुलर, नीम, सहतूत ये सब हैं जो साल में एक बार अपने पत्ते पूर्ण रूप से गिरा देते हैं। थर्ड वन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी टेम्परेट फॉरेस्ट। इनके अंतर्गत उत्तर पूर्वी जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी यूरोप ये सब क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से शामिल है। मिड लैटिट्यूड में आप ये देख पा रहे हैं, इन सब में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर औसत तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है तथा यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ की मृदा में जीवांश यानी ह्यूमस और उपजाऊपन अधिक होता है। इन वनों के अंदर पाए जाने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं और यहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम देखने को मिलती है, यानी जीवों की संख्या यहाँ पर कम होती है। इन वनों के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में ओक, बीच, मैपल ये सब वृक्ष प्रमुख हैं। इनमें पाए जाने वाले जीवों की अगर बात करें तो यहाँ पर गिलहरी, खरगोश, भालू, शेर इस प्रकार के जीव
सामान्य रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट वन आता है डेजर्ट। डेजर्ट को भी हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं गर्म मरुस्थल, दूसरे होते हैं ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थलों में जैसे अफ्रीका महाद्वीप में फैला सहारा मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट जो दक्षिण अफ्रीका में है, अरब मरुस्थल यूनाइटेड अरब अमीरात के आसपास, और थार डेजर्ट भारत के पश्चिमी हिस्से में तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में फैला पश्चिमी महामरुस्थल शामिल है। इनमें सामान्य रूप से 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। इन डेजर्ट क्षेत्रों में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है तथा यहाँ पर पेड़ बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति अधिकांश कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, शाखाएं छोटी होती हैं तथा पत्तियाँ कांटे के रूप में होती हैं। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कांटों से कम होता है तो पेड़ ने अपने आप को डेजर्ट की क्लाइमेट के अनुकूल कन्वर्ट कर लिया है। इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं उसमें स्तनधारी जीव, कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जैसे सांप, इस प्रकार के जीव, सांप है, गिरगिट है, छिपकलियां हैं, ये सब मिलते हैं। इनमें कुछ क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल होते हैं जो गर्म डेजर्ट के सीमांत प्रदेश होते हैं तथा तटीय मरुस्थल भी इसमें शामिल हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट पर फैला अटाकामा डेजर्ट। मानचित्र पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ सहारा डेजर्ट है, इधर अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ पर थार डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, यहाँ पर कालाहारी और नामीब डेजर्ट हैं, तो ये हैं हॉट डेजर्ट। इसी प्रकार से दूसरे मरुस्थल होते हैं जिनको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमेशा बर्फ गिरी रहती है, तो वहाँ पर अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण उन्हें कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ तापमान सामान्य रूप से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ही कम, यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअल होती है। यहाँ जो बारिश है वो अधिकांश बर्फबारी के रूप में या स्नोफॉल के रूप में होती है। इसमें आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे हिम शिखर शामिल हैं। जैसे भारत के अंदर लद्दाख क्षेत्र भारत का प्रमुख कोल्ड डेजर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आर्कटिक क्षेत्र है, इधर अंटार्कटिक का कोल्ड डेजर्ट है, और ये भारत के अंदर हिमालयी क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड, घास भूमियाँ। घास भूमियों को भी हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती हैं उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जिनको सवाना के नाम से जाना जाता है, दूसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ यानी सवाना ग्रासलैंड के अंदर अफ्रीका के विस्तृत क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के कुछ प्रदेश शामिल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीका का ये प्रदेश है, दक्षिण भारत है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग हैं, इसके अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। यहाँ पर जलवायु सामान्य रूप से गर्म मिलती है और यहाँ औसतन 50 से 125 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इस मिट्टी के अंदर हुमस की पतली सी परत मिलती है जो रंध्र युक्त होती है। यहाँ पर केवल घास ही उग पाती है। इस घास भूमियों में लंबी झाड़ियों में पेड़ पौधों की कमी होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में जिराफ, लकड़बग्गा, हाथी, सांप, चूहे, कीट पतंगे आदि शामिल हैं। नेक्स्ट होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जिन्हें हम स्टेपीज प्रदेश कहते हैं। इसमें यूरेशिया के कुछ भाग यानी रूस और यूरोप, यहाँ पर पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड है इनको स्टेपीज कहा जाता है। उत्तर अमेरिका के अंदर प्रेरीज घास के मैदान है, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अमेरिका के अंदर वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर डाउन्स बोला जाता है। ये सब घास के मैदान हैं। यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 से लेकर लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास औसतन होती है। यहाँ की मिट्टी में अक्सार अधिक होता है यानी बेस अधिक होता है। इन घास भूमियों में कहीं कहीं पर ओक और विल्लो जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की अगर बात करें तो यहाँ पर गजेल, जेब्रा,
गैंडा, जंगली घोड़ा, शेर या अनेक प्रकार के कीट पतंगे तथा रेंगने वाले जीव जैसे सांप आदि मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जलीय जीव। जलीय जीवों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं फ्रेश वाटर के जीव, दूसरे होते हैं समुद्री जल के जीव। ताजे जल के जीवों में झील, नदियां, तालाब, सरिताएं और आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स शामिल होते हैं, जिसमें तापमान और वर्षण में भारी अंतर मिलता है। यानी अलग अलग एरिया में अलग अलग तापमान और वर्षा से संबंधित दशाएं होती हैं। यहाँ पर वायु में शीतलता और आर्द्रता रहती है और यहाँ दलदली मृदा होती है, जिसमें कुछ कच्छ प्रदेश भी शामिल हैं जो खासकर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें शैवाल और अन्य जलीय जीव तथा समुद्री पादप, काई आदि मिलती है। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की मछलियाँ वो और अन्य जो ताजे जल के जीव हैं वो इसमें मिलते हैं। दूसरा होता है समुद्री जीव। ओशन से रिलेटेड जो जीव हैं उसमें महासागर, प्रवाल भित्तियाँ या लैगून समुद्र के किनारे पर पाए जाने वाले पश्च प्रदेश होते हैं, तो ये सब शामिल हैं। इसके साथ साथ एस्चुरी, ज्वार नदमुख, तो ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत दलदली भूमियाँ, कच्छ भूमियाँ आदि शामिल हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के जलीय जीव और वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, ये अंडर वाटर पाई जाने वाले अनेक प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च प्रदेशीय जीव। जो हाई अल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अंतर्गत हिमालय, जैसे भारत में हिमालय है, इसके अलावा उत्तर अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज जैसे जो उच्च बलित पर्वत हैं, इनकी ऊंची चोटियों पर जहां तापमान और वर्षण में काफ़ी भिन्नता मिलती है, जहां मोस्टली स्नोफॉल होता रहता है, तो इन क्षेत्रों के अंदर ढलानों पर अनेक प्रकार की काई या कुछ वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर बर्फीले क्षेत्र के जीव जंतु जैसे पोलर बियर या हिम तेंदुआ आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ढलानों पर पर्णपाती वन से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलती है। यानी जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई पर जाते हैं तो वनस्पति का स्वरूप इन क्षेत्रों में चेंज होता जाता है। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। किसी भी पारितंत्र या पर्यावास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के बीच संतुलन को बनाए रखना पारिस्थितिक संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, कहलाता है। समय के साथ साथ जो मनुष्य की गतिविधियां रही हैं, जैसे औद्योगिक विकास, कृषि का विकास, शहरीकरण, इन सब के कारण से मनुष्य ने वन क्षेत्रों को काट कर कृषि क्षेत्रों में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारे स्थानों पर शहरों का विकास किया, रेलों का विकास किया, मानवीय बस्तियों का विकास किया। इससे क्या होता है कि जो जंगली जानवर हैं उनके नेचुरल पर्यावास जो जंगल होते हैं वो कम होते चले गए। इस कारण से जंगली जानवर मानवीय बस्तियों पर हमला करने लगे। इसके कारण पारिस्थितिक संतुलन काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें वनों को बचाना होगा, अनेक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, जंगली जानवरों का शिकार करने पर पाबंदियां लगानी होगी। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 काम कर रहा है। इसके साथ साथ वनों को हमें आरक्षित क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा ताकि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सके और पृथ्वी पर जीव जंतुओं के बीच संतुलन रखा जा सके। नेक्स्ट आता है भू रासायनिक चक्कर, जैव भू रासायनिक चक्कर, बायो जियोकेमिकल साइकिल। पारितंत्र में अजैव तत्वों का जैव तत्वों में बदलना और जैव तत्वों का पुनः अजैव तत्वों में बदलना जैव भू रासायनिक चक्कर कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पेड़ पौधे उगने के लिए अनेक प्रकार के अजैव तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, गंधक, फास्फोरस,
मैग्नीज, इस प्रकार के अनेक तत्व जो हैं पेड़ पौधे को ग्रोथ करने के लिए जरूरी हैं। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, भूमि से जल को ग्रहण करते हैं और वे ऊर्जा को अपनी जड़ों में या ऊर्जा को संचित करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, या जड़ों में नाइट्रोजन के रूप में उसको संचित कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से शाकाहारी जीव इन पेड़ पौधों को खा लेते हैं और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खा लेते हैं। मांसाहारी जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटक उसको खा लेते हैं और अपघटक उसको वापस अजैव तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं और यह प्रोसेस लाखों करोड़ों सालों से चलती रहती है और इस प्रकार से जैव भू रासायनिक चक्कर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है जलीय चक्कर। समस्त सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 71% भाग जल है, 29% हिस्सा लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है। सूर्य का प्रकाश जब जलीय क्षेत्रों पर गिरता है तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जल गर्म होता है और वो वाष्प बन के वायुमंडल में पहुंच जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर गिरता है और बादलों के अंदर कंडेंसेशन होता है जल वाष्प का और वह बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तथा वर्षण के रूप में वर्षा, कोहरा, हिमपात, ओस, ओलावृष्टि आदि के रूप में यही जल वाष्प वायुमंडल से पुनः धरती पर लौट आता है तथा नदी नालों के माध्यम से पुनः समुद्रों तक ये जल पहुंच जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर जल का अनवर्त साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट आता है कार्बन चक्कर। कार्बन सभी जैविक पदार्थों का एक अनिवार्य तत्व है। गैस से लेकर पेट्रोलियम तक हाइड्रोकार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों की रचना करता है। कार्बन 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के रूप में पाया जाता है। कार्बन पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जैवमंडल में 5 लाख से अधिक कार्बन यौगिक संचित हैं। कार्बन चक्र वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का रूप परिवर्तन है। जीव जगत में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया में यह कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बनती है जो पेड़ पौधों की पत्तियों से मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। अनेक शाकाहारी जीव जैसे भेड़, बकरियां आदि पौधों को खा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा श्वसन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है और कुछ मात्रा जब हम श्वसन को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यानी श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कुछ मात्रा जो औद्योगिक क्रांति है यानी अंतर्दहन इंजनों के या जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में जाती रहती है। जैसे कोयले के जलाने से, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस यानी LPG के जलाने से, जैव ईंधनों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाती रहती है। इस प्रकार से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कल बना रहता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन साइकिल। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं और वो जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन सांसों के रूप में इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में कन्वर्ट होती रहती है या मिलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं तथा अपनी जड़ों में वो इसको अवशोषित करते रहते हैं। कुछ पत्तियों को अन्य शाकाहारी जीव खा लेते हैं और फिर वही आगे प्रोसेस कन्वर्ट होती रहती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। ऑक्सीजन जीव जंतुओं की प्रक्रिया में इनहेल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में एक्सहेल हो जाती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण वायुमंडल के अंदर या पृथ्वी पर होता रहता है और इसका पूरा सर्कल समाप्त होने में लगभग 2000 वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन चक्कर। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में 78% गैस नाइट्रोजन है। दूसरी प्रमुख गैस जो 21% है वो ऑक्सीजन है। अधिकांश पौधे और जीव
वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग नहीं करते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित होकर पेड़ पौधों और प्राणियों में मिलती है। कुछ खास प्रकार के जीव जैसे मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऐसे जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आमतौर पर नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उपयोग की जाती है। आपने बादलों को कड़कते और चमकते देखा होगा। इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा भी नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है, यानी बादलों की चमक के बीच में भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक फलीदार पौधे ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी जड़ों के अंदर उसको समाहित कर देते हैं। नाइट्रोजन का रूपांतरण जटिल कार्बनिक यौगिकों के रूप में होता रहता है और पौधों को खाने से नाइट्रोजन का कुछ अंश शाकाहारी जीव जंतुओं के अंदर भी पहुंच जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस व्याख्यान के आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और पारितंत्र इकोसिस्टम का वर्णन कीजिए। सेकंड वन है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करें। थर्ड वन है विश्व में पाए जाने वाले 5 प्रमुख जीवों टाइप्स ऑफ बायोम्स का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है जलीय चक्कर और नाइट्रोजन चक्कर का वर्णन करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।